नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सलाम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। हम आपके साथ अचल सिंह चौहान। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक बार फिर से सामान्य अध्ययन के ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ। आप इस सेशन को ले सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, सीईटी, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल, लेखपाल, वीडियो तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। सेशन में आगे बढ़ने से पहले कृपया सेशन को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस क्लास की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां से लिंक मिल जाएगा। बड़ी आसानी के साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? क्या प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 54, ऑप्शन बी आर्टिकल 63, ऑप्शन सी आर्टिकल 66, ऑप्शन डी आर्टिकल 74। यानी किस अनुच्छेद के तहत भारत में, यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? अगर हम उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 66 के अनुसार क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 कहता है, अनुच्छेद 63 कहता है, अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या कहता है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किसके? अनुच्छेद 66 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। कैसे चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 66 के तहत। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी उपराष्ट्रपति के पद पर अगर ये है तो राज्यसभा का सभापति होगा। पदेन का मतलब यह होता है। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति के पद पर अगर कोई व्यक्ति है, अगर उपराष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति है तो वो निश्चित रूप से क्या होगा कि राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 ये कहता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 66 यानी अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो अनुच्छेद 66 के तहत भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का जो सेकंड पार्ट है, भाग दूसरा है, वो किससे संबंधित है? ठीक, ऑप्शन ए नागरिकता से, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार से, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, ऑप्शन डी संघ से। यानी भारतीय संविधान का भाग दूसरा है वो किससे संबंधित है? अगर हम भाग दूसरे की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 5 से 11। ठीक, अनुच्छेद 5 से 11 तक है और ये नागरिकता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? नागरिकता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? नागरिकता के बारे में बताता है। नागरिकता अधिनियम को 1955 में, किसको? नागरिकता अधिनियम को 1955 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। कब? 1955 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1955 को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 5 की बात करें तो इसके शुरुआती भाग में भारत के नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 11 में कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए भारत की संसद को क्या है? शक्तियाँ दी गई हैं। भारतीय संसद को शक्तियाँ दी गई हैं। इसके बारे में, नागरिकता के बारे में भारतीय संसद को शक्तियाँ दी गई हैं। तो भारतीय संविधान का भाग दूसरा किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग दूसरा है वो नागरिकता से संबंधित है। अर्थात इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट, इसका सही कौन सा है? नागरिकता। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग दूसरा किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अब आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बड़ा शानदार सा प्रश्न है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? ठीक है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? ऑप्शन ए भीड़, ऑप्शन बी शादनगर, ऑप्शन सी नागपुर, कानपुर, ऑप्शन डी नागौर। ठीक है,
यानी पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था। ठीक है, अगर हम पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में पेश किया गया। राजस्थान का एक जिला पड़ता है नागौर, वहाँ से कहाँ, राजस्थान के नागौर, राजस्थान के नागौर। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले से क्या किया गया, पेश किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो पंचायती राज को अपनाने वाला दूसरा देश है, सॉरी प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश जो है वो पंचायती राज को अपनाने वाला कौन सा दूसरा प्रदेश है। कौन सा, दूसरा प्रदेश। कौन सा है, दूसरा प्रदेश। ठीक है, अपनाने वाला कौन सा दूसरा राज्य, दूसरा प्रदेश है। पंचायतों को अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदान किया गया था। अगर हम वही बात करें पंचायतों को कानूनी रूप से, पंचायतों को कानूनी रूप से 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदान किया गया था। कब किया गया था, 1992 द्वारा। तो पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले से इसे पेश किया गया था। कहाँ से, राजस्थान के नागौर जिले से इसे पेश किया गया था। इसका बिल्कुल सही और एग्जैक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी नागौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नागौर। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो था वो दूसरा राज्य था पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला, और पंचायतों को कानूनी रूप से 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रदान किया गया था। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे करने के एक लक्ष्य रखते हैं, उनके जीवन में एक सफलता का लक्ष्य, तो निश्चित रूप से आप उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी का अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए रैम यानी RAM, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी ब्लूरे, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। रैम की क्या होती है, रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, ब्लू रे होती है जो नीली किरणें होती हैं, और हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर में लगी होती है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, इसमें पूछा निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या स्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो जो रैम है वो एक क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइस में हार्डवेयर होता है। जो रैम होता है, तो इसका सही आंसर है रैम। क्या है, रैम। जो रैम है वो एक कंप्यूटिंग डिवाइस में हार्डवेयर होता है, जहाँ क्या होता है OS यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम और जो वर्तमान में आप उपयोग में डाटा रखा जाता है उसका प्रयोग करता है। ठीक है, ताकि ये जो डिवाइस के प्रोसेसर होते हैं वो उन तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। रैम जो है वो एक अस्थायी या स्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए रैम। ठीक, चलिए अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है। मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है। ठीक है, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट बाइनरी वाले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1 गीगाबाइट में, यानी गीगाबाइट मतलब जीबी। ठीक है, जीबी में 1024 मेगाबाइट मतलब MB होते हैं। ठीक है, MB बाइनरी वाले। ठीक है, अगर हम दशमलव में बात करें, डेसिमल में बात करें तो 1 GB में यानी 1 गीगाबाइट में 1000 MB होती हैं। कितनी होती हैं, 1000 MB। ठीक,
1000 MB होती है। कितनी होती है? 1000। अगर हम दशमलव में बात करें तो 1 GB में 1 GB में 1000 MB होती है। अगर हम बाइनरी में बात करें तो 1 GB में 1024 MB होती है। कितनी होती है? 1024 MB होती है। तो 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होते हैं? तो 1024। इसका सही आंसर क्या है? 1024। ठीक है, 1024। और ये बाइनरी में होते हैं, दशमलव में होते हैं मात्र 1000। दशमलव में कितने होते हैं? मात्र 1000। और बाइनरी में होते हैं 1024। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है या जाना जाता है? ठीक है, जाना जाता है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी कासगंज, ऑप्शन डी मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो है कानपुर। क्या है इसका सही आंसर? कानपुर। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का भी मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, कानपुर का क्या कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। क्या है? वित्तीय यानी फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल, यानी वित्तीय और औद्योगिक राजधानी। वित्तीय और औद्योगिक इंडस्ट्रियल, ये क्या है? राजधानी। जो कानपुर है वो उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। ठीक है, इसे चर्मोद्योग की भी राजधानी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल सही, कानपुर। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कानपुर को। तो इसका सही आंसर क्या है? कानपुर। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए छपैली, ऑप्शन बी पाईदंडा, ऑप्शन सी भागौड़िया, ऑप्शन डी नटवाड़ी। ठीक है, यानी दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पाईदंडा नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? पाईदंडा नृत्य किया जाता है। ठीक है, क्या नृत्य किया जाता है? पाईदंडा नृत्य किया जाता है। और जो भगौड़िया नृत्य है वो मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा होता है। किसकी? मध्य प्रदेश की भील जनजाति द्वारा होता है भगौड़िया। ठीक है, भील जनजाति के द्वारा होता है। क्लियर है? ठीक है, और जो छपेली नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। छपेली नृत्य किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। छपेली नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और जो भगौड़ी नृत्य है वो मध्य प्रदेश की भील जनजाति से संबंधित है। और दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पाईदंडा नृत्य किया जाता है। इसका सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चिकनकारी, ऑप्शन बी गोटा, ऑप्शन सी जरदोजी और ऑप्शन डी जरी। यानी सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चिकनकारी। क्या कहा जाता है? चिकनकारी कहा जाता है। ठीक है, चिकनकारी का मतलब होता है, चिकनकारी का मतलब होता है कढ़ाई करना। क्या होता है? कढ़ाई करना। क्या होता है? कढ़ाई। चिकनकारी का क्या मतलब होता है? चिकनकारी का मतलब होता है कढ़ाई करना। यह कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक मानी जाती है। ठीक है, जिसे क्या हुआ था? मुग़ल शासकों द्वारा शुरू किया गया था। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? मुग़ल शासकों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यह एक कढ़ाई है। तो सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो चिकनकारी कहा जाता है। इसका सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? ठीक है,
यानी उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है, साझा नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी अलीगढ़। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, उनमें इलाहाबाद है, इलाहाबाद है, ठीक है, क्या है, इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर है, इटावा है। लेकिन जो अलीगढ़ ज़िला है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता। इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और इटावा जो ज़िला है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और इसके अलावा जो ज़िले हैं वो जैसे आगरा है, आगरा है, आगरा है, ठीक है, झांसी है, झांसी है, ललितपुर है, ललितपुर है, बांदा है, क्या है, बांदा, बांदा, चित्रकूट है, चित्रकूट और सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र। ये जो ज़िला है वो उत्तर प्रदेश के जो ये ज़िला है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा, आगरा, ललितपुर, बांदा, झांसी, चित्रकूट और सोनभद्र। ठीक है, जो ये ज़िले हैं वो क्या करते हैं, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन जो अलीगढ़ ज़िला है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कतई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, अलीगढ़। जो अलीगढ़ ज़िला है वो उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ ज़िला है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा, आगरा, ललितपुर, बांदा, झांसी, सोनभद्र और चित्रकूट जो ज़िले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें। यानी दिए गए विकल्पों में से गलत जिला, यानी एक तरफ जिला है दूसरी तरफ इसके मुख्यालय है, ऐसी जोड़ी का चयन करें जो गलत है। ठीक है, ऐसी जोड़ी का, यानी इसमें 3 सही है और 1 गलत है। जो गलत है उसका, अमेठी का गौरीगंज बिल्कुल सही है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज बिल्कुल सही है, कुशीनगर का पटरौना बिल्कुल सही है, कौशाम्बी का वैशाली बिल्कुल गलत है। कौशाम्बी का वैशाली नहीं है बल्कि कौशाम्बी का है मंझनपुर। क्या है? मंझनपुर। क्या है? मंझनपुर। ठीक है, कौशाम्बी का क्या है? मंझनपुर है, ना कि वैशाली। अमेठी का गौरीगंज है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कुशीनगर का पटरौना है, कौशाम्बी का वैशाली नहीं है बल्कि क्या है? मंझनपुर है। क्या है? मंझनपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कौशाम्बी का वैशाली नहीं है, कौशाम्बी का है मंझनपुर, कुशीनगर का पटरौना है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है और अमेठी का क्या है? गौरीगंज है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यानी भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ना ही बिहार, ना ही गुजरात, ना ही महाराष्ट्र बल्कि उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। इसके बाद अगर किसी की बारी आती तो वो आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगर किसी की बारी आती तो वो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, कर्नाटक, कर्नाटक, उसके बाद बिहार है, फिर उसके बाद क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात। भारत में अगर आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बात करें तो उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कौन प्रसिद्ध है? लखनऊ का मलिहावा। ठीक है, क्लियर। तो भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और गुजरात। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। क्या है? उत्तर प्रदेश। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? ठीक है, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? देखिए, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में पहला है। क्या है? पहला है। ठीक है, इसके अलावा गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। किसमें? गन्ना उत्पादन में। ठीक, गन्ना उत्पादन में भी जो है उत्तर प्रदेश का स्थान
भारत में पहला है। भारत में अगर हम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की बात करें, किसकी बात करें, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, अगर हम भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, हिमाचल प्रदेश की कौन सी राजधानी, शिमला, उसमें स्थित। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, शिमला, तो ये वहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, शिमला, ठीक है, कहाँ स्थित है, शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो शिमला में स्थित है। और आलू उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, गन्ना में भी प्रथम स्थान। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। ऑप्शन ए संत कबीर नगर, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी अम्बेडकर नगर, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। तो ये स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये अम्बेडकर नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अम्बेडकर नगर में। जो किछौछा शरीफ थे वो एक सूफी संत थे। क्या थे, सूफी संत। जो किछौछा शरीफ थे वो क्या थे, एक सूफी संत थे। ठीक है, क्या थे, सूफी संत थे। ठीक है, इनको सैयद मखदूम, इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर, सैयद मशरूफ अशरफ जहांगीर, ठीक है, इनके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर की दरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1387 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1387। कब हुआ था, 1387। कब हुआ था, 1387 ईस्वी में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, तो इसका सही आंसर है अम्बेडकर नगर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। यानी किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। नंबर ए बच्चे के, ऑप्शन ए बच्चे के जन्म पर, ऑप्शन बी नामकरण पर, ऑप्शन सी मुंडन पर, ऑप्शन डी विवाह पर। यानी किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। ठीक है, तो जो सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है वो किया जाता है बच्चे के जन्म पर। किस पर किया जाता है, बच्चे के जन्म पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, बच्चे के जन्म पर किया जाता है। ठीक है, बच्चे के जन्म पर किया जाता है। और ये रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी किया जाता है। किस पर, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी इनके अवसर पर भी किया जाता है। जैसे कजरी महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है। कजरी भी क्या है, एक लोकगीत है जो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। कौन सा, कजरी भी लोकगीत है जो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। और जो कजरी गाया जाता है वो गाया जाता है सावन के महीने में। कब गाया जाता है, मुख्यतः सावन के महीने में गाया जाता है। कब गाया जाता है, सावन के महीने में गाया जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, क्लासिकल डांस उत्तर प्रदेश का क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बच्चे के जन्म पर सोहर लोकगीत का आयोजन या गायन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। यानी लठमार जो होली होती है वो किस स्थान पर होती है, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी गोवर्धन, ऑप्शन सी बरसाना, ऑप्शन डी गोकुल। यानी जो लठमार होली होती है वो किसके लिए, यानी कौन सा स्थान उसके लिए प्रसिद्ध है, लठमार होली के लिए। ठीक है, तो ये बरसाना जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेमिका थी राधा, उनके जन्म स्थान जो है बरसाना। क्या है, बरसाना। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका कौन थी, राधा थी, उनका जन्म स्थान क्या है, बरसाना है। ठीक है, बरसाना।
बरसाना है। और वहीं पर क्या होता है, जैसे लट्ठमार होली का क्या होता है, आयोजन होता है। और जो बरसाने की जो लट्ठमार होली है वो फागुन महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को, शुक्ल पक्ष की नवमी को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया, हर वर्ष मनाया जाता है। और जो बरसाना है वो पड़ता है मथुरा जिले में। किस जिले में पड़ता है, मथुरा। बरसाना है वो किस जिले में पड़ता है, वो मथुरा जिले में पड़ता है। तो लट्ठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो लट्ठमार होली के लिए बरसाना प्रसिद्ध है। जो श्री कृष्ण भगवान की जो थी प्रेमिका थी राधा जी, उनके जन्म स्थान है बरसाना, और हर साल ये मनाया जाता है। और ये फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। ठीक है, जो बरसाना है वो मथुरा जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। जो मिट्टी की बारात कविता संग्रह है उसके लेखक कौन है, किसकी, मिट्टी की बारात। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। यानी ए जयशंकर प्रसाद, बी शिवमंगल सिंह सुमन, सी महादेवी वर्मा और डी मैथिली शरण गुप्त। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है। जो इसका सही आंसर है वो है शिवमंगल सुमन। क्या है, शिवमंगल सिंह सुमन। इसका सही आंसर क्या है, शिवमंगल सिंह सुमन। अगर हम शिवमंगल सिंह सुमन की बात करें तो इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में होता है। जो मिट्टी की बारात है वो 1972 ईस्वी में। इनकी कविता संग्रह के लेखक शिवमंगल सिंह कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन है। ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन है। ठीक है, और इनको रचना के लिए 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इसी मिट्टी की बारात रचना के लिए क्या मिला था, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, क्लियर। ठीक, अगर हम महादेवी वर्मा की कोई प्रसिद्ध बात करें तो यामा है। महादेवी वर्मा क्या है, यामा है। महादेवी वर्मा की क्या है, यामा है। महादेवी वर्मा की क्या है, यामा है। महादेवी वर्मा की क्या है, यामा है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे एक अच्छी क्लास के साथ। आप इस वीडियो के जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। बड़ी आसानी के साथ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।